तो हम लोग अब बात करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन की। मैंने पहले लेक्चर में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझा दिया कि आप अगर मेटलर्जी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आप किस तरह से एक एक पॉइंट्स को अप्लाई कीजिएगा। सारे स्टेप्स का नाम मैंने लिख दिया और उसके बाद मैंने कहा कि चलो अब बारी बारी से हर एक स्टेप की हम लोग बात करेंगे। मैंने ये भी कहा कि ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसको ढंग से पढ़ना है, बहुत काम वाला चीज है। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हमेशा से हर चैप्टर काम का रहता है। तो मैग्नेटिक सेपरेशन नाम से ही पता चल रहा है इसमें मैग्नेट इन्वॉल्व होगा। साफ तरीके से कहूं तो अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित तौर पे पूछा जाता है। मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेट का इस्तेमाल होगा और जाहिर सी बात है मैग्नेट को देखकर कौन अट्रैक्ट होता है? आयरन। यानी आयरन को सेपरेट करने के लिए, आयरन की मेटलर्जी के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं इस मेथड को थोड़ा डिटेल में बताऊं इससे पहले जरूरी है कि इसका मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दूं। अगर एग्जाम में ये सवाल आपको आ गया तो बड़े इज्जत से आप डायग्रामेटिकली इसे बनाइएगा, बहुत मजा आएगा और डायग्राम से वो देखकर टीचर आपका खुश हो जाएगा और वो आपको मार्क्स देंगे। तो मान लिया जाए कि यहां पर एक सर्कल है मैंने बनाया, एक व्हील है आपका, और उसी तरह से मान लीजिए मैं दूसरा व्हील भी बनाता हूं। सपोज कीजिए ऐसे, आपको जैसी मर्जी वैसा बनाइए डायग्राम, पर इतना जरूर है कि एनसीईआरटी ने जो दिया है मैं उससे अलग डायग्राम बना रहा हूं, थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूं जानबूझ के, कुछ तो अलग होना चाहिए। तो ये मान लीजिए आपका व्हील है और व्हील के ऊपर ये आपका बेल्ट है। बात को समझिएगा, ये व्हील है और व्हील के ऊपर आपका ये बेल्ट है जो रोल करता है, ठीक है। साथ में ये जो व्हील है ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्हील है आपका, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगा हुआ व्हील है। ये थोड़ा सा ये डिफरेंट है दूसरे वाले व्हील से, इसको याद रखिएगा। मैं यहां लिख देता हूं, ये जो आपका है दिस वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रो मैग्नेट्स लगा हुआ है। एकदम आराम से समझिएगा, बहुत इजीली डायग्राम देखते ही समझ में आपको आ जाएगा। और ये जो है ये आपका इस तरह से आपका मूविंग बेल्ट चल रहा है, ये आपका मूविंग बेल्ट है, मैं ये भी लिख देता हूं, मूविंग बेल्ट है ये आपका। और ऐसे करके ये यहां से यहां रोटेट कर रहा है और जाहिर सी बात है ये इधर से इधर रोटेट कर रहा है, यहां तक ठीक है। अब देखिए, मान लिया जाए आप लोगों ने कभी वो गेहूं गेहूं आटे आटे मिल में गए होंगे आप, गेहूं को पिसवाने के लिए ताकि आटा मिले, तो आपने देखा होगा बड़ा सा एक हुपर होता है, उस हुपर में गेहूं को डालते हैं। तो मैं वैसा ही कुछ हुपर यहां पर क्रिएट कर रहा हूं जिसमें कि आप उस ओर को डालते हैं। मान लीजिए इस तरह से ये हुपर का मैंने और यहां पर डायग्राम हुपर का बनाया। सपोज कीजिए कि इस हुपर के अंदर आपने ओर पार्टिकल्स विथ आयरन कंपोनेंट जो भी है पाउडर्ड ओर आपने इसमें रख दिया। सपोज कीजिए इस तरह से मैं इसको डायग्रामेटिकली इसको दिखा रहा हूं, और इसमें और भी कंपोनेंट्स मान लीजिए मौजूद है, ऐसा नहीं कि एक ही चीज होगा, गैंग पार्टिकल्स भी है। तो ब्लैक कलर से मैं गैंग पार्टिकल्स दिखा रहा हूं और मैं रेड ऑरेंज कलर से मैं आपको दिखाऊंगा और पार्टिकल्स, ताकि थोड़ा सा आपको समझने में, याद रखिएगा ब्लैक डॉट जो यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो आपका गैंग पार्टिकल्स है जो फालतू है, और ऑरेंज कलर से जो मैं दिखा रहा हूं वो आपका मान लीजिए कि वो आपका और है एक्चुअल में जो हमको सेपरेट करना है। अब सपोज कीजिए ये इस बेल्ट पर घूमते घूमते यहां पर आया। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट तो लगा ही है, चलिए थोड़ा सा और इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं यहां पर थोड़ा सा, मतलब ज्यादा नहीं, आप ये कह सकते हैं थोड़ा सा, मैं यहां पर इस जगह पर मैं एक मैग्नेट समझिए कि मैंने यहां लगा दिया है। सपोज कीजिए रेड कलर से भी आप बना सकते हैं इसको, पर फिर भी मतलब बताने के लिए कि भाई चलो एक मैग्नेट लगा दिया। हालांकि फिर से बोलूंगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑलरेडी है और फिर भी एक मैग्नेट, मैग्नेट क्या करेगा और थोड़ा अट्रैक्ट करेगा आपके ओर को। अब देखिए क्या होगा, यहां पर मैं दो कंटेनर बना देता हूं, एक कंटेनर मैं यहां बनाता हूं और एक कंटेनर मैं यहां बनाता हूं। और सपोज कीजिए बीच में बाउंड्री वॉल है, सपोज कीजिए बीच में बाउंड्री वॉल है, ऐसे करके। तो जो आपका ओर पार्टिकल है जिसमें आयरन मौजूद है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जैसे ही वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, यहां से इस कन्वेयर से जैसे ये आएगा ये अट्रैक्ट होगा और ये देखिए इस तरफ जाएगा, ये अट्रैक्ट होगा और ये इस तरफ से आपको सेपरेट हो जाएगा पूरा का पूरा।
ये जितना भी आया ये सब का सब ये आपका इधर सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेट से अपनी ओर खींचेगा और यहाँ पर उसको कैच करेगा। तो यहाँ पर आपका जो है आराम से सेपरेट हो गया। और जो दूसरी तरफ जो कि गैंग पार्टिकल, जिसको मैग्नेट से कोई मतलब नहीं है, वो सीधा यहां से आएगा और यहां पर ये सीधे गिरना शुरू करेगा। ये यहां पर ऐसे करके आपका ये पूरा का पूरा ये गिर के आपका सेपरेट हो जाएगा। और इस तरह से आप कहिएगा कि भाई ये वाला जो है दिस वन इज द गैंग पार्टिकल सो कॉल्ड गंगू, दिस इज गैंग पार्टिकल। और ये जो है आपका दिस इज योर मैग्नेटिक ओर, ये आपका हो गया मैग्नेटिक ओर, जिसमें कि आपका आयरन मौजूद है। अब ये डायग्राम इतना तो आपको एग्जाम में निश्चित तौर पे बनाना है, जो कि आप बिल्कुल अपने आप को रोक नहीं सकते हैं। यहां पर क्या है भाई, तो यहां पर है आपका पाउडर्ड ओर, यहां पर क्या है पाउडर्ड ओर। और इस तरह से ये डायग्राम आपका बन के तैयार हो गया। तो अगर आपको कोई बोलता है मैग्नेटिक सेपरेशन के आधार पर बताइए कि क्या है, तो वहां पर आपको पूरा मैग्नेटिक सेपरेशन में डायग्राम बनाना जरूरी। बिना डायग्राम के आप थ्योरी लिख दो, आत्मा बिना शरीर है, समझ लीजिए कैसी स्थिति है। अब चलिए इसके बारे में हम लोग 4-5 पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो यहां पर सिंगल एरो मार्कर लिखता हूं। देखिए डायग्राम को अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपका मन करे तो एक्सप्लेन कीजिए। बेल्ट इज प्रेजेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट रिंग्स आर देयर, हुपर इज प्रेजेंट, अब आपकी मर्जी इतना लिखना लिखिए। सीधा सीधा डायग्राम समझ आ गया, काम खत्म। अब देखिए ओर एंड gang particles, ore and gang are separated, ore and gang are separated if only one of them, if only one of them is having, if only one of them is having मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इनमें से किसी एक के पास, जिनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, जो कि जाहिर सी बात है ओर के पास होगी, तो मैग्नेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और वो सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, ये किसके लिए यूज होगा, तो फॉर एग्जाम्पल आयरन कंटेनिंग ओर के रेस्पेक्ट में, फॉर एग्जाम्पल दिस प्रोसेस is used, this process is used in metallurgy, this process is used in metallurgy of iron, ये आयरन के मेटलर्जी के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप बड़ी आसानी से इसके बारे में इतना तो इजीली लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है, डन। चलिए चलते हैं तीसरे पर। तीसरी हेडिंग भाई, तीसरा जो है दैट इज फ्रॉद फ्लोटेशन, फ्रॉद फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रॉद फ्लोटेशन प्रोसेस। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है यहां पर झाग बनने वाला है। और अगेन मैं कहूंगा कि ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ऐसा कोई साल नहीं बीता है जिस साल की मैग्नेटिक सेपरेशन और फ्रॉद में से कोई एक क्वेश्चन ना आया। कई बार दोनों आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी इंक्लूड कर देगा, पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है निश्चित तौर पे। तो ये कहानी है फ्रॉद फ्लोटेशन प्रोसेस के आधार पर। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब क्या है, तो अगेन यहां पर भी हमें डायग्रामेटिकली पहले चीजों को समझना होगा ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। तो चलिए डायग्रामेटिकली बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मैं यहां पर एक डायग्राम यहां पर बनाता हूं, थोड़ा सा इसमें गैप छोड़ता हूं। जैसा मैंने कहा मैं जो डायग्राम बनाऊंगा कोई जरूरी कि इंसिडेंट में सही बनाया, पर सब सही है, कोई टेंशन है, आप जैसा बनाएंगे सब चलेगा। ऐसा नहीं कि डायग्राम में कुछ उल्टा सुल्टा हो गया, भाई क्या गलत हो गया क्या सही हो गया, ऐसा कुछ नहीं। मान लीजिए एक कंटेनर है और इस कंटेनर से जुड़ा हुआ है आपका एक, आप फिर से वही हुपर वाली बात कर सकते हैं, आप एक हुपर वाली बात कर सकते हैं, पर थोड़ा सा ये डिफरेंट शेप का है। मान लीजिए इस तरह से, अब इसे थोड़ा सा और डेकोरेट आप कर सकते हैं, समझ लीजिए ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए इस कंटेनर में पहले से ही पानी प्रचुर मात्रा में मौजूद है। मान लीजिए इसमें प्रचुर मात्रा में पानी है, तो मैं पानी को थोड़ा
इस तरीके से यहां पर दिखा देता हूं डायग्राम। ये आपका पानी यहां पर प्रचुर मात्रा में मौजूद है, और इसे दिखाने के बाद अब मैं आपको बताता हूं कि पानी तो है ही, लेकिन पहले हम लोग इसमें डाल क्या रहे हैं। तो देखिए, यहां जो हम लोग डाल रहे हैं, इसमें हम लोग डाल रहे हैं, मैं यहां पर ऐसे एरो मार्क यहां लिखता हूं, पाउडर्ड ओर डाल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पाउडर्ड ओर डाल रहे हैं, प्लस पाइन ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल तो कोई भी डाल सकते हैं, पाइन ऑयल लिखता हूं, और प्लस वाटर डाल रहे हैं। ये हम लोग, ये सारा चीज हम लोग इसमें डाल रहे हैं। मान लीजिए सल्फर के लिए मैं इसमें, क्योंकि सल्फर के आप यूं कहें कि असली ओर के लिए मैं ग्रीन यहां पर कलर देता हूं। वाटर के लिए आपको पता ही है ब्लू ही रहेगा, वाटर के लिए मैं ब्लू लगा देता हूं। यहां से ये गिरेगा, ये यहां तक पहुंचेगा, और उसी तरह से आपका जो ये है ओर है वो भी यहां तक आएगा। और साथ में मतलब पाइन ऑयल के लिए जो झाग जो बनेगा, तो झाग बनाने के लिए मैं ऑरेंज डॉट यहां पर इस्तेमाल करता हूं, ताकि यहां से पाइन, ये मिक्सचर अब जब आया, तो अब समझिए बात को। आपने अक्सर कपड़ा वगैरह धोया होगा, निश्चित तौर पे यार हर कोई ऐसा करता है। तो आपने क्या देखा होगा, आप एक बकेट वाटर लेते हैं, पानी लेते हैं, उसमें आप डिटर्जेंट पाउडर डालते हैं और हाथ को नीचे करके जोर से शेक करते हैं, जिससे कि बुलबुला जो है, बबल्स जो है, फ्रॉथ, झाग जो है वो ऊपर की तरफ बनने लगता है। हम लोग भी यहां कुछ ऐसा ही करेंगे। क्या करेंगे, अब ये देखिए, यहां पर एजिटेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, एयर मतलब कॉम्प्रेस्ड एयर इस्तेमाल करने वाला हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आपको क्या इस्तेमाल करना है। मान लीजिए मैं यहां पर क्या इस्तेमाल करूं, चलिए आप बोलिए। मैं एयर कंप्रेसर का इस्तेमाल करता हूं, सपोज कीजिए यहां पर, ये मैं सपोज कीजिए यहां पर एयर कंप्रेसर का इस्तेमाल करता हूं। एयर कंप्रेसर ऐसा होता है, एक पट्टी बना देता हूं एयर कंप्रेशन के लिए, एक यहां पर पट्टी बना देता हूं, और इसमें छोटे छोटे होल्स लगे हुए हैं, मान लीजिए। अब सपोज कीजिए आपने इस पट्टी से यहां पर इससे एयर फेंकना शुरू किया। मान लीजिए यहां से आपने एयर फेंकना शुरू किया, कंप्रेस्ड एयर जिसको बोलते हैं, सही है। अब क्या होगा वो देखिए, अब क्या होगा, जैसे ही कंप्रेस्ड एयर यहां से फेंकिएगा, तो देखिए बबल्स यहां से निकलना शुरू, मतलब हवा यहां से निकलना शुरू होगा। अब ये हवा क्या करेगा, जाहिर सी बात है, नीचे में जो झाग हम लोग क्रिएट करते शेक, ये कंप्रेस्ड एयर नीचे में खलबली मचाएगा। जैसे ही खलबली मचाएगा, तो चारों तरफ जो है हवा का सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा, चारों तरफ हवा का सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा। अब यहां पर इसमें जो आपका ओर पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ जाने लेगा। क्यों जाने लेगा, तो जो झाग है उसके साथ ये और पार्टिकल ऊपर जाएगा, क्योंकि झाग उसको अपने साथ फंसा लेगा। अब झाग को दिखाने के लिए मैं ऐसे ऐसे एरो दिखाता हूं, ऐसे ऐसे। मान लीजिए झाग यहां पर बन रहा है। अब थोड़ा सा मैं इस डायग्राम को जरा सा मैनिपुलेट करता हूं, और कंटेनर के साइज को मैं यहां तक ही रखता हूं। अब क्या होगा, देखिए ये जो झाग ऊपर में आप देख रहे हैं फ्रॉद, ये धीरे धीरे इस तरफ ओवरफ्लो होने लगेगा, क्योंकि कंटेनर थोड़ा सा टेढ़ा है। अब ये ओवरफ्लो होगा तो कहां गिरेगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक कंटेनर लगा के रखेंगे, जिसमें कि हम लोग उसे कलेक्ट करेंगे। तो यहां पर मान लीजिए हमको यहाँ पर कलेक्ट करना है, सपोज कीजिए आपको कलेक्ट करना है, तो ये हम लोग यहाँ पर इसको कलेक्ट कर चुके हैं, ये ऐसे कलेक्ट हो गया। अब झाग जो कलेक्ट हुआ, तो झाग के साथ आपका फंसा हुआ क्या था, ग्रीन ग्रीन डॉट देखिए, झाग के साथ फंसा हुआ था सल्फर, जो कि यहां पर इजीली सेपरेट हो गया। जरा बात को समझिएगा, आपके ओर में पहले से गैंग पार्टिकल था, अब मुझे उसे सेपरेट करना था, तो मैंने क्या किया, मैंने उसे झाग के लिए ऑयल डाला, पाइन ऑयल डाला, और कंप्रेस्ड एयर दिया, जिससे झाग बना। झाग में सल्फर जो है, या जो भी सल्फर कंटेनिंग ओर है, वो फंस गया और वो ऊपर की तरफ आ गया। पॉइंट समझ रहे हैं, वो ऊपर की तरफ। और जो गंदगी है, जैसे मिट्टी या कुछ और, वो पानी के दबाव से नीचे की तरफ बैठ गई, नीचे सेटल हो गई। तो उसके लिए मैं यहां पर क्या लिखूं, नीचे सेटल हो गई, इसके लिए कौन सा कलर बना दूं, नीचे गंदगी के लिए ब्लैक कलर ही सही रहेगा यार। यहाँ पर ब्लैक कलर यहाँ पे मैं जमा देता हूँ, एकदम नीचे समझिए गैंग पार्टिकल्स जम गया थोड़ा सा, और यहाँ पर भी मैं ऐसे ऐसे इसको थोड़ा सा गैंग पार्टिकल यहाँ पर समझिए ये जम गया, इसको थोड़ा सा और मैं ऐसे 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 कर देता हूँ। समझिए नीचे जो आपका जमा, दिस इज योर गैंग पार्टिकल्स, यहाँ पर नीचे में गैंग पार्टिकल जम गया, मिट्टी नीचे जमी रह गई, ठीक है। और यहां पर ये जो आपका आया, दिस इज योर कॉन्सेंट्रेटेड ओर। तो अब आपको इस डायग्राम के बारे में समझ में आ गया होगा। साइड से आपने यहां पर डाला, और उसके बाद ओर आया, ओर आने के बाद आपने वहां पर एजिटेटर या कंप्रेस्ड एयर के लिए, एयर जो है यहां पर एयर कंप्रेस्ड मैं यहां पर लिख देता हूं,
एयर कॉम्प्रेस्ड है, ये डाला जिससे झाग बना और झाग में सल्फर आया और आपने उसे ड्राई करके कलेक्ट कर लिया। तो ये कहलाया फ्रॉद फ्लोटेशन प्रोसेस। और इस तरह से लाइटर पार्टिकल, यहां पर मैं ये भी लिख देता हूं, लाइट पार्टिकल विथ और या एज फ्रॉथ, मैं यहां पर लिखता हूं लाइट और पार्टिकल्स, लाइट और पार्टिकल्स इन फ्रॉद, आपके फ्रॉथ के साथ और पार्टिकल्स जो है वो जम गया और नीचे में आपने गैंग पार्टिकल्स को ले लिया। इतना डायग्राम अगर आप बना देते हैं तो सामने जो आपके टीचर हैं जो कॉपी चेक करेंगे उनको समझ में आ जाएगा कि बच्चे को परफेक्टली मालूम है। अब आप जो भी लिखिएगा वो सेकेंडरी हो जाएगा, लेकिन मैं जो अभी लिखने वाला हूं वो सेकेंडरी बात नहीं होगी। मैं इसके अलावा जो बात है वो लिखूंगा जो कि आपके आईआईटी मेडिकल तक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। ऐसी ऐसी बातों को मैं लिखने वाला हूं, तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को यहां पर समझने का प्रयास कीजिए। डायग्राम समझ में आ गया? पक्का? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये कैसे के लिए इस्तेमाल होता है? तो इट इज एम्प्लॉयड फॉर सल्फाइड ओर। इट इज एम्प्लॉयड फॉर सल्फाइड ओर्स। याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा मैग्नेटिक सेपरेशन इज यूज फॉर, कहिएगा आयरन। फ्रॉथ फ्लोटेशन इज यूज फॉर सल्फाइड ओर्स, ऐसे बोलिएगा। इट इज एम्प्लॉयड फॉर सल्फाइड ओर्स। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द different weighting, it is based on the different weighting characteristics of the ore and gang particles। मैंने क्या बोला? ore and gang particles with water and oil। मैंने क्या बोला? ध्यान समझिएगा। इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट वेटिंग, भीगने की, भीगता है ना वेट, डिफरेंट। आपका जो ओर है वो पानी से आसानी से मॉइस्ट नहीं होगा, तो वो इतना हल्का है कि वो झाग के साथ ऊपर चला जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें, हवा पसंद है उसको तो एरोफिलिक है, वो ऊपर की तरफ जाना चाहता है। लेकिन जो आपका गैंग पार्टिकल है वो एरोफोबिक है, वो ऊपर नहीं जाना चाहता, वो और नीचे रहना चाहता है। और साथ में मिट्टी, पानी की वजह से उसकी वेटिंग प्रॉपर्टी और गीली होने की नीचे और दब के रह जाती है, तो आपका ओर निकल जाता है और आपकी जो गैंग पार्टिकल जो गंदगी है वो नीचे की तरफ बैठ जाती है और आपका ओर आप सेपरेट करते हैं। याद रखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं, फिर से ध्यान दीजिएगा। मिनरल क्या होता है बताया, मिनरल में से ओर यूज कर रहे हैं हम लोग। क्यों यूज कर रहे हैं? कि चलिए खुदाई हो गई, अब और हमें बड़े बड़े, मान लीजिए सपोज कीजिए हमें कुछ निकालना था, सपोज कीजिए आयरन सेपरेट करना था, जिंक सेपरेट करना था, कॉपर सेपरेट करना था, तो हमने क्या किया? सबसे पहले हमने खुदाई की, चट्टान वट्टान जो भी मिला हमने उसे क्रश कर दिया, ग्राइंड कर दिया, महीन कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया? हमने उसे ग्रेविटी सेपरेशन, है ना, उसे वाटर से एकदम फोर्सफुली वाटर मारा, मिट्टी विट्टी सब धो दिया, अब आ गया मेरे पास। और अब मुझे नहीं पता ये क्या है, तो मैं हीट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई कर रहा हूं। जैसे ऐसा करते हैं, चलो मैग्नेटिक सेपरेशन करते हैं। अगर आयरन वाला होगा तो ऑटोमेटिक सेपरेट हो जाएगा, अगर हो गया तो वेल मेरा तुक्का सही लगा, नहीं हुआ तो चलो ऐसा करते हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन करते हैं। फ्रॉथ फ्लोटेशन करेंगे तो जरूर सल्फर कंटेनिंग और होगा, तो वो ऑयल के साथ झाग बनेगा और ऊपर सेपरेट हो जाएगा। क्या कोई और मेथड है? तो ऐसे करके हम लोग हीट एंड ट्रायल से पहले और सेपरेट कर रहे हैं और गंदगी बाहर कर रहे हैं। पहले हम लोग कंसंट्रेशन मेथड यही कर रहे हैं, बार बार कंसंट्रेटेड और लिख रहा हूं, मतलब कंसंट्रेशन मेथड हम और सेपरेट कर रहे हैं। एक बार वो सेपरेट होगा तब हम उसके अंदर के बाकी सारे इंप्यूरिटी को निकालेंगे। हमें प्योरेस्ट मेटल चाहिए, हमें कोई ऐसा वैसा चीज नहीं चाहिए कुछ भी ले लिया, हमें चाहिए प्योरेस्ट मेटल। तो प्योरेस्ट मेटल हमें तब मिलेगा जबकि हम लोग आराम से उसकी सारी गंदगी को बाहर निकाल देंगे। और गंदगी सिर्फ फिजिकल नहीं होती कि मतलब मिट्टी है, धूल है, ऐसा नहीं है। उसके अलावा हो सकता है उसमें सिलिका हो सकता है उसमें ऑक्साइड हो सकता है उसमें कुछ और हो, कोई अदर मेटल हो जो साथ में जुड़ा हुआ हो, हमें सबको बाहर निकालना है ताकि मुझे फ्रेश मिले। तो हर स्टेप जो मैं लास्ट क्लास लिखवाया था वो सब स्टेप मैं अप्लाई कर रहा हूं, धीरे धीरे करते 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 लास्ट तक पहुंचेंगे। अब समझ में आ रहा है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो यहां पर सल्फाइड ओर जो है, सल्फाइड ओर उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। और डिफरेंट वेटिंग प्रॉपर्टी
और जो है वो गीला नहीं होता और गैंग पार्टिकल आपका गीला हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? यूजुअली यूजुअली ore particles acts as एरोफिलिक, मतलब हवा को पसंद करने वाला, एरोफिलिक एंड गैंग पार्टिकल्स एज एरोफोबिक, गैंग पार्टिकल्स एज एरोफोबिक by using different reagents। अब जो मैं लिखने वाला हूं इसका इस्तेमाल आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा होने वाला है, बहुत तगड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरा इसको ध्यान से लिखिएगा। देखिए इससे पहले कि कुछ और लिखूं, एक पॉइंट और लिखता हूं, उसके बाद वो मेन पॉइंट, मतलब अब क्या लिखूंगा मैं कि भाई अब मुझे पता चल गया कि और जो है वो ऊपर जाना चाहता है और गैंग पार्टिकल नीचे जाना, क्योंकि एरोफिलिक है और एरोफोबिक है गैंग। तो अब मैं क्या लिखूंगा कि भाई चलो ऊपर की तरफ वो ट्रेवल कर जाएगा फ्रॉथ के साथ, जिसको हम सेपरेट करेंगे। पहले ये बात लिख देता हूं, लिखता हूं और पार्टिकल्स रेज्ड टू द surface, or particles raised to the surface, whereas gang particles are wetted and settled down at the bottom of the टैंक। क्या लिखा मैंने? और पार्टिकल्स रेज्ड टू द सरफेस वेयर एज गैंग पार्टिकल्स आर वेटेड एंड सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टैंक, जो मैंने लिखा था। अब आते हैं असली पॉइंट पर कि भाई अब आगे क्या है। देखिए जो रीएजेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैसा कैसा रीएजेंट है वो देखिए। रीएजेंट जो मैं लिख रहा हूं इसको एकदम बढ़िया से बोल्ड लाइन रेड पेन, तो रेड पेन से लिखिएगा। रीएजेंट यूज्ड as a frothing agent, ब्रैकेट में लिखता हूं पाइन ऑयल। बोलेगा फ्रॉथिंग एजेंट क्या होता है? बोलेगा पाइन ऑयल फ्रॉथिंग एजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए रीएजेंट यूज्ड एज फ्रॉथिंग एजेंट, कौन सा? पाइन ऑयल। उसके बाद नीचे लिखता हूं कलेक्टर्स के रूप में कौन इस्तेमाल आता है? कलेक्टर्स के रूप में तो ब्रैकेट में लिखेंगे इथाइल जेंथेट एंड पोटेशियम इथाइल जेंथेट, ये सब आपका कलेक्टर्स के रूप में काम में आता है। आगे बढ़ते हैं, कलेक्टर्स हो गया। अब क्या है भाई, याद रखिए कलेक्टर्स मतलब जिससे नाम पता चल रहा है, शब्दों को फ्रॉथिंग झाग प्रोड्यूस करने के लिए किसका इस्तेमाल? कलेक्टर्स, जो कलेक्ट करे सेपरेट करे, कलेक्टर। और एक्टिवेटर में क्या इस्तेमाल करेंगे? एक्टिवेटर्स, ये सब क्वेश्चन आता है, तो एक्टिवेटर्स में क्या इस्तेमाल करेंगे? कॉपर सल्फेट, इसका इस्तेमाल होता है एक्टिवेटर में। और उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि भाई डिप्रेशर क्या है? एंड डिप्रेसर्स के रूप में कौन इस्तेमाल में आता है? तो डिप्रेसर्स में आएगा सोडियम साइनाइड, या उसके अलावा अल्कली भी आ सकता है। तो ये जो मैंने अभी लिखा कि कौन फ्रॉथिंग एजेंट है, कौन कलेक्टर है, कौन एक्टिवेटर है और कौन आपका डिप्रेसर है, ये सब सवाल आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या 1 मार्क्स क्वेश्चन में। तो आपको बताना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला लिख के दिखाना पड़ेगा, पाइन ऑयल सब क्या यूज करता है, या ऐसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ पाइन ऑयल
इसके अलावा अगर एनसीईआरटी ने कुछ लिखा होगा, एनसीईआरटी जरूर पढ़िए अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। निश्चित तौर पे सरकारी किताब से कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, वही है जिंदाबाद। तो ये कहानी है बाबू। तो ये थी फ्रॉद फ्लोटेशन प्रोसेस। एक एक बात मैंने यहां पर आपको बता दिया, एंड आई होप कि आपको डायग्राम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये है आपका डायग्राम जो मैंने बताया, और उसके बाद थ्योरेटिकल बात जो मैं लिख सकता था, सारे पॉइंट्स को मैंने लिख दिया। ये कहानी हो गई फ्रॉद फ्लोटेशन प्रोसेस की। अब मैं आपको बताऊंगा अगला स्टेप। चलिए डी। तो अब तक मैंने क्या क्या किया? लेविगेशन, ग्रेविटी सेपरेशन, दूसरा मैग्नेटिक सेपरेशन, तीसरा फ्रॉद फ्लोटेशन, चौथा कौन सा था? अरे यार देखो कॉपी में, कैल्सिनेशन। चौथा कौन सा था? कैल्सिनेशन। याद रखना ये सब इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको डेफिनेशन के फॉर्म में भी आ सकता है लिखने के लिए, वीवीआई मारने में तो एकदम कमी नहीं, इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है कैल्सिनेशन? देखिए ऐसा, और ध्यान से सुनिएगा, आगे जाके कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए बातों को ध्यान से सुनिए और समझिए। ऐसा और जिसको कि इन द अब्सेंस ऑफ एयर हीट किया जाए, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होगा, इन द अब्सेंस ऑफ एयर उसे हीट किया जाएगा, और हीट करने के बाद उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल अगर बाहर निकाला जाए तो हम उस प्रोसेस को कैल्सिनेशन बोलते हैं। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। एक ऐसा प्रोसेस जो इन द अब्सेंस ऑफ एयर हो, हीट किया जाए, और हीट करने पर CO2 और वाटर वहां पर निकले, उसे हम कहते हैं कैल्सिनेशन। क्या होता है ये भी लिखूंगा और एग्जाम्पल भी आपको दूंगा, डोंट वरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं लिखता हूं। इन दिस प्रोसेस ore is heated. In this process ore is heated in the absence of air, in the absence of air, to remove वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। या तो पानी निकलेगा या कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, लेकिन याद रहे वहां पर ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, इन द अब्सेंस ऑफ एयर होगा। फ्रॉम, जाहिर सी बात है अगर पानी कहीं से निकलता है तो निश्चित तौर पे वो हाइड्रेटेड था, तभी तो पानी निकला, सिंपल सी बात है। अगर वो हाइड्रेटेड नहीं होता तो वाटर निकलता ही नहीं, तो पानी निकला इसका मतलब वो हाइड्रेटेड था, और कार्बन डाइऑक्साइड निकला मतलब वो कार्बोनेटेड था। तो यहां पर CO2 फ्रॉम हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स और कार्बोनेट्स रेस्पेक्टिवली इस तरह से हम लोग वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सकते हैं। रिएक्शन भी लिख के दिखाऊंगा और वो भी आपको याद रखना है, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। अब यहां पर एक और बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप ऐसे केसेस में हीट करें तो हीट करते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रखना कि जिस मेटल के लिए तुम ऐसा कर रहे हो उसकी मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा हीट मत दे देना। बात समझो, अगर मान लो कोई मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट 200, सपोज करो 200 डिग्री है, सेल्सियस है, पता चला कि हम पगला के 300 डिग्री सेल्सियस, बाप रे बाप, पानी निकला, CO2 निकला, आपका मेटल भी पिघल के उड़ गया, भाई उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा थोड़ी ना देना है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हीट हमेशा जिस प्रॉपर मेटल को निकालना है उससे कम होना चाहिए उसके मेल्टिंग पॉइंट से। प्रोसेस टेम्परेचर is below the melting points. Process temperature is below the melting points of treated ores. जो प्रोसेस टेम्परेचर है वो बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रीटेड ओर्स होना चाहिए। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द, थोड़ा सा ये भी जान लीजिए, ड्यूरिंग कैल्सिनेशन
ड्यूरिंग कैल्सिनेशन मॉइस्चर मॉइस्चर कॉमा volatile impurities volatile impurities volatile impurities are removed are removed thereby are removed thereby or becomes or becomes पोरस। क्या बोला गया कि जब आप ऐसा प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे प्रोसेस के इस्तेमाल में हमेशा याद रखिएगा, जो लिखा हुआ उसको ध्यान से देखिए, ऐसे प्रोसेस के इस्तेमाल में हमेशा याद रखिएगा आप जिस चीज को देख रहे हैं उसमें मॉइस्चर, आपका जो कंटेनर मॉइस्चर कंटेनर है और साथ में जो इंप्यूरिटीज है वो सब आपका निकलेगा। और इंप्यूरिटी कैसी होगी? वोलेटाइल, मतलब जो गैस बन के उड़ जाए। तो दिमाग में हमेशा देखिए इस चैप्टर को ना, मैं हमेशा इस बात पे यकीन करता हूं कि इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते ही याद कर जाइए एकदम फटाफट। कैल्सिनेशन क्या होता है? कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो इन द एब्सेंस ऑफ एयर होता है ताकि हम वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर सके। ध्यान रखना है प्रोसेस टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से हमेशा कम हो जो और है, और इसमें मॉइस्चर ये सब निकलता है। अब चलिए इसके रिएक्शन को भी मैं आपको करके दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा सुकून मिले। ठीक है, जैसे मान लीजिए कौन सा रिएक्शन भाई, तो सपोज कीजिए Al2O3, आपको पता है एल्यूमिना होता है, तो Al2O3.2H2O। अब आपने इसे हिट किया, ध्यान दीजिएगा हिट किया, लेकिन O2 नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सिंपली हिट है ये, यहां पर O2 नहीं होगा। तो सिंपली क्या होगा, ऐसा कीजिएगा तो Al2O3 और साथ में बाहर निकलेगा 2H2O। ध्यान दीजिएगा ये आपका हाइड्रेटेड एल्यूमिना था Al2O3.2H2O और बाहर क्या निकला? सिर्फ एल्यूमिना। एक और बात अभी से पकड़ना शुरू कर दीजिए। देखिए मैंने आपको क्या सिखाया कि पहले समझिएगा बात को, आपने पहले क्या किया, धोया, तो जो भी टाइप का ओर था उसमें गंदगी बाहर लेवोगेशन ग्रेविटी सेपरेशन करके निकाल लिया। फिर आपको अंदाजा लगा यार मैग्नेटिक सेपरेशन कर सकते हैं, क्या किया, अगर मैग्नेट आयरन वाला होता तो सेपरेट हो जाता, क्रॉस प्रोटेक्शन किया, सल्फाइड और ये सब मान लीजिए आपने करके कॉन्सेंट्रेट किया। अब क्या कर सकते हैं, उसमें इंप्यूरिटी क्या क्या है, अब इंप्यूरिटी ऐसे धोने वोने से नहीं निकलेगी, अब उसे हीट करना पड़ेगा। तो अब हीट किया तो देखिए वाटर बाहर निकला, हीट करेंगे CO2, लेकिन अल्टीमेटली देखिएगा कि बन क्या रहा है। जैसे अभी यहां पर देखिए Al2O3 बना, ठीक है। अब पकड़िएगा, मैं दूसरा लिखता हूं, सपोज कीजिए हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड लेता हूं, Fe2O3.3H2O। मान लीजिए 2 मोल मैंने लिया, इसे भी सिंपली आपने हिट किया तो Fe2O3 और साथ में बाहर निकला 6H2O। ध्यान से देखिए पहली बार में क्या निकला था, Al2O3 पानी बाहर, दूसरी बार में क्या निकला, Fe2O3 पानी बाहर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ZnCO3, ये जिंक कार्बोनेट है, हीट कीजिएगा तो ZnO बाहर निकलेगा और साथ में CO2 बाहर निकलेगा। देखिए यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला और बचा क्या, जिंक ऑक्साइड। पहले क्या था, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, दूसरे में फेरिक ऑक्साइड और तीसरे में जिंक ऑक्साइड। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं CaCO3 का, इसे भी आपने मान लीजिए हिट किया तो CaO बाहर निकला और साथ में बाहर निकला CO2। आप नोटिस क्या कर रहे हैं कि मैं इन सारे प्रोसेसेस में, चाहे मैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहा हूं या मैं वाटर बाहर निकाल रहा हूं, इन सारे प्रोसेसेस में जो भी मेटल में सेपरेट कर रहा हूं, जैसे एल्यूमिनियम हो या आयरन हो या जिंक या कॉपर, ये किस फॉर्म में है, ये सब ऑक्साइड फॉर्म में है। यानी कि कैल्सिनेशन में आप जब भी इन द अब्सेंस ऑफ एयर काम कीजिएगा तो जो आप मॉइस्चर या कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर रहे हैं उसमें आपको मेटल ऑक्साइड मिलने वाला है। यानी अब जो मैं कॉन्सेंट्रेशन के बाद अगले स्टेप में जाऊंगा तो वहां मेरा अगला काम होगा ऑक्सीजन को हटाना, क्योंकि तभी तो मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकला, तब मेरा मेटल फ्री होगा। दिमाग में इस बात को रखना। तो कैल्सिनेशन आज के बाद कभी पूछेगा अच्छे से बता देंगे। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैल्सिनेशन की कहानी हो गई, अब चलते हैं हम लोग अगले कहानी पर। ई की बात करते हैं, दैट इज रोस्टिंग। रोस्टिंग वर्ड आते हैं ना, पता नहीं रोस्टिंग वर्ड आते मेरे दिमाग में रोस्टेड चिकन घूमने लगता है एकदम, क्या बोलूं यार। खैर छोड़ो, कंट्रोल करते हैं, आते हैं पढ़ाई पर। पता चला एकदम इमोशनल हो गए सर, तो आप रोस्टिंग है, तो रोस्टिंग पर आते हैं। जैसे ये शब्द आया रोस्टिंग, और मैंने कहा मैं ये सुनते ही मेरे दिमाग में चिकन आने लगा, रोस्टेड चिकन।
ऐसा मैंने क्यों बोला? आपने कभी रोस्ट करते हुए देखा चिकन को या पनीर को? चलो भेज भेज लो, ऐसा कभी रोस्टेड? तो भट्ठी होती है, एक बड़ी सी भट्ठी होती है, आग में उसे रोस्ट करते हैं, अवन अवन में डालते हैं तो हीट एकदम। तो आप दूसरे शब्दों में कहें कि उसे आप डायरेक्टली जलाते हैं, आप उसे जलाते हैं, और जलाने के लिए आग की जरूरत है, और आग हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि कैल्सिनेशन में इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और रोस्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो पहला डिफरेंस यहीं पर आपको क्रिएट कर लेना है, जिससे सारी बातें एकदम क्लियर कट आ जाएगी। तो चलिए रोस्टिंग के बारे में क्या है लिखते हैं। ओर इज हीटेड, यहां जो ओर है इज हीटेड strongly, ore is heated strongly with other substances, with other substances, usually with ऑक्सीजन। जैसा मैंने कहा कि रोस्टिंग में ज्यादातर जो शब्द हम लोग देखते हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी। यहां पर आप हीट कीजिएगा, इस बात को देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल उठता है कि ये बेसिकली किस तरह के ओर्स के लिए इस्तेमाल होता है। वैसे रोस्टिंग ये शब्द एक खास पार्टिकुलर ओर के लिए बोलना थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, पर डोमिनेटेड फॉर्म में अगर मैं ये शब्द बोलना चाहूं तो मैं कहूंगा कि इसका इस्तेमाल सल्फाइड ओर्स के लिए होगा। देखिए ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जब तक मैं पूरी तरह से पढ़ा ना दूं एनसीईआरटी मत देखिएगा। और अगर एनसीईआरटी देखने का मन, एक काम कीजिए, फिर आप मेरा वीडियो अभी रहने दीजिए, पहले एनसीईआरटी पूरा पढ़ जाइए, जब दिमाग पूरा कचरा हो जाए तब मेरा वीडियो देखिएगा। मैं आपको एकदम सिस्टमैटिक वे में चीजों को प्रोवाइड कर रहा हूं कि पहले सारे स्टेप्स को दिखा दूं, पहले क्या किया, पहले चूरा, उसके बाद धोया, फिर सेपरेट करना शुरू किया, और क्या करेंगे तो अब हीट कर रहे हैं, कभी इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कभी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रोस्टिंग। अब आगे क्या करूंगा वो भी एक चीज होगा। उसके बाद मुझे क्या मिल रहा है, बार बार मुझे मिल रहा है मेटल ऑक्साइड। अरे वाह, यानी मुझे मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकालना होगा, तभी तो मेरा मेटल सेपरेट होगा। और उसके बाद जब मेटल निकलेगा तब मैं उसका अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन करूंगा, इतना सब कार्यक्रम करूंगा, मेरा मेटल बन के तैयार हो जाएगा। ये क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप देखिएगा। डन, ये हो गया पहला चीज। नेक्स्ट पॉइंट, दिस मैथड is employed for sulfide ores. This method is employed for sulfide ores. Next point, process temperature is below the, ये तो हमेशा ख्याल रखना कि प्रोसेस टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट हमेशा बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। प्रोसेस टेम्परेचर जो होगा वो बिलो द मेल्टिंग पॉइंट आपको इस्तेमाल करना है। किसका? ऑफ द ओर, ये भी लिख देता हूं, ऑफ द ओर, ये ओर के इस्तेमाल रहेगा। इसमें आपको केमिकल कन्वर्जन भी होगा, जाहिर सी बात है, केमिकल कन्वर्जन टेक्स प्लेस। हालांकि बहुत बड़ा केमिकल रिएक्शन नहीं है, सिंपल केमिकल कन्वर्जन होगा, केमिकल कन्वर्जन टेक्स प्लेस। तो यहां पर केमिकल कन्वर्जन यहां पर होगा, केमिकल कन्वर्जन टेक्स प्लेस, ये बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहां पर क्या क्या रिएक्शन हो सकता है मैं जरा एक एक करके वो सारे रिएक्शंस को आपको दिखाता हूं, ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे सबसे साधारण सल्फर है, इसे आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला दिया, क्या बनेगा? SO2 बनेगा, और क्या बनेगा, है ना, ये रोस्टिंग है, ये रोस्टिंग है। जैसे मान लीजिए आर्सेनिक, नाइट्रोजन फैमिली का है, इसे आपने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया। अब आपको पता है आर्सेनिक फैमिली है तो नाइट्रोजन फैमिली है तो AS2O3 होगा। तो यहां पर इसको बैलेंस रखने के लिए 3 लगेगा, यहां पर 2 लगेगा, ये 4 लगेगा। आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड आपको मिल गया। आपको अच्छे से पता है फॉस्फोरस P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया, ये भी आपको पता है, ये आपको P2O5 देगा, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। 2 लग गया यहां, 5 लग गया यहां, बैलेंस हो गया। और अगर मैंने सिंपल बताया, अब अगर मैं थोड़ा सा असली वाला रिएक्शन दिखाऊं कि चलो सल्फाइड ओर के लिए ये इस्तेमाल होता है, ऐसा मैंने अगर बोला,
तो रोस्टिंग के लिए सल्फाइड ओर का रिएक्शन क्या होगा? मान लीजिए जिंक सल्फाइड है और मैंने इसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर दिया, तो जैसे मैं ऐसा करूंगा मुझे जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मुझे बाहर निकलेगा। रिएक्शन को आप बैलेंस करना चाहते हैं तो इसे 2 लगा दीजिए, इसे भी 2 लगा दीजिए, यहां पर 2 हो गया, 4 2 6, ये 3 मोल से काम चल जाएगा। देख लीजिए, अब आप नोटिस कीजिए, चाहे वो कैल्सिनेशन था चाहे वो रोस्टिंग हो, दोनों ही केसेस में मेटल ऑक्साइड आपको मिल रहा है। जरा सोचने वाली बात है, मेटल ऑक्साइड मिल रहा है, बार बार मेटल ऑक्साइड मिल रहा है, इसका मतलब जो अगला स्टेप होने वाला है उसमें मेटल ऑक्साइड का ऑक्सीजन निकालेंगे हम लोग। समझ रहे हैं? बारी पकड़ते जाइए, एकदम कैच कीजिए इसको। आखिरी कॉन्सेंट्रेशन के स्टेप पर आते हैं, जो है लीचिंग। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, लीचिंग भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का टैग लगा दीजिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। रोस्टिंग में लगाया कि नहीं मैंने टैग यार? अरे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रे बाबू, ऐसे कैसे है? पढ़ना तो पड़ेगा और वो भी इज्जत से। चलिए, ये रहा लीचिंग। लीचिंग के प्रोसेस में चलते हैं। अब क्या होता है लीचिंग? लीचिंग टेक्निकली आप कहिए तो ये पहला ऑफिशियली बहुत ही बढ़िया केमिकल रिएक्शन मेथड है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन का ये एक ऐसा स्टेप है जो बेसिकली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व करके थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड और आपको प्रोवाइड करता है, लीचिंग। और इसका इस्तेमाल आगे हम लोग एल्यूमिना के प्रिपरेशन में करेंगे, जो कि दोबारा स्टेप, जो भी रिएक्शन में यहां लिखूंगा वो वहां आगे होने वाला है। चलिए लिखता हूं, इट इज द chemical method, it is the chemical method of concentration, it is the chemical method of concentration। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, सेलेक्टिव, पहले लिख लीजिए, सेलेक्टिव डिसॉल्यूशन, सेलेक्टिव डिसॉल्यूशन of ore in strong reagents, selective dissolution of ore in strong reagents, whereas gang particles are undissolved, gang particles are undissolved and gets separated, undissolved and gets separated। क्या मैंने लिखा जरा समझिएगा। मैंने क्या कहा? सेलेक्टिव डिसॉल्यूशन ऑफ ओर, डिसॉल्व किया, डिसॉल्यूशन ऑफ ओर इन स्ट्रॉन्ग रिएजेंट, ऐसा रिएजेंट लेंगे जिसमें वो सेलेक्टिवली डिसॉल्व हो जाएगा, वेयर एज द गैंग पार्टिकल्स आर अनडिसॉल्व्ड एंड गेट सेपरेटेड। ये जो हुआ कि आपका ओर डिसॉल्व हो गया और ओर डिसॉल्व, गैंग पार्टिकल डिसॉल्व नहीं हो पाया, ये आगे जाके हम लोग पढ़ने वाले हैं। वो स्टेप का नाम कहलाएगा हाइड्रोमेटलर्जी। आपको याद होगा मैंने कल ही लिखवाया था हाइड्रोमेटलर्जी। तो हाइड्रोमेटलर्जी में हम लोग इस स्टेप का इस्तेमाल करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉयड फॉर, मतलब इस स्टेप का हम लोग इस्तेमाल कहां करते हैं? एम्प्लॉयड फॉर कॉन्सेंट्रेटिंग, employed for concentrating ores of aluminium। याद रखिएगा किसके किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये आगे काम देगा। एल्यूमिनियम, उसके बाद सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा। एल्युमिनियम के लिए, सिल्वर के लिए, गोल्ड के लिए, इन सब के लिए ये मेथड हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं, जो कि हम लोग यूज करते हैं आगे जाके। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल मैं यहां लीचिंग का बताने वाला हूं आपको, और आप इस स्टेप को अच्छे से याद रखें। फॉर एग्जाम्पल, द चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम, बॉक्साइट आपको याद होगा, जो बॉक्साइट है उसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। अभी कुछ देर पहले मैंने कैल्सिनेशन में इसके बारे में लिखा था।
तो Al2O3.2H2। अब इसके लिए मैं आपको एक रिएक्शन लिख रहा हूं, और इस रिएक्शन के बारे में आपको बता दूं, ये रिएक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। कहां? पी ब्लॉक में, बोरोन फैमिली में पढ़ा चुका हूं आपको, यहां भी पढ़ रहे हैं, और इसी चैप्टर में आगे भी आप इसको पढ़ने वाले हैं। तो इस रिएक्शन जो मैं लिखने वाला हूं, इसको दिमाग में अच्छे से रखिएगा। देखिए, Al2O3.2H2O, ये रिएक्शन आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, और अब मैं इसे NaOH से रिएक्ट करूंगा। जैसे रिएक्ट करूंगा, देखिए इसको यहां पे किया तो क्या बना, 2NaAlO2 और प्लस 3H2O यहां बाहर निकल गया। ये जो बना 2NaAlO2, अब 3H2O निकला, ये करवाया मैंने पी ब्लॉक में, आपको याद होगा बोरोन फैमिली में, भूल गया तो जाके कॉपी देख लो। अब ये NaAlO2 जो है, ये आपका 2H2O से दोबारा ट्रीटमेंट लेगा, और आपको यहां पर AlOH होल थ्राइस और साथ में NaOH बाहर निकाल कर देगा। दूसरा स्टेप होगा। अब तीसरे स्टेप में आप क्या कीजिएगा, तीसरे स्टेप में यहां पर AlOH होल थ्राइस जो आपका है, AlOH होल थ्राइस, इसे आप थोड़ा सा हीट कीजिएगा, या यूं कहें कि इसे आप कैल्सिनेशन स्टेप लिखिएगा। याद है ना कैल्सिनेशन में क्या पढ़ाया था, कैल्सिनेशन विद इन द अब्सेंस ऑफ एयर। इसे थोड़ा सा हीट कीजिए, 2 मोल लीजिए, तो आपको यहां पर Al2O3 मिल जाएगा, और साथ में 3H2O बाहर निकल जाएगा। ये जो रिएक्शन, अगर मान लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में आया कि व्हाट डू यू मीन बाय लीचिंग, आपने सहस्त्र रामायण और महाभारत और गीता बाइबल कुरान सब लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये रिएक्शन नहीं लिखिएगा तो। इस रिएक्शन को लिखना अनिवार्य है, लिखना ही पड़ेगा, और ये लिख दीजिएगा तो फिर आप कुछ भी लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लीचिंग यही है, थोड़ी बहुत जानकारी जरूर दीजिएगा, ये बात है। लास्ट में मैं लिख दूंगा कि द प्रिसिपिटेटेड hydroxide the precipitated hydroxide is filtered off and calcified to get highly pure एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसे हम लोग एल्यूमिना कहते हैं। और इस तरह से आपका कॉन्सेंट्रेशन का जो स्टेप था, याद है ना, पहला स्टेप था क्रशिंग ग्राइंडिंग और दूसरा था कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के अंदर लेविगेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, लीचिंग। ये भी जो मैंने लिखा ये लीचिंग है। और हर केस में आपने क्या नोटिस किया, Al2O3, MgO, CaO, ZnO, हर जगह खाली मेटल ऑक्साइड निकल रहा है। यानी अगला हमें इस ऑक्सीजन को निकालना है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। जैसे गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। यानी मुझे मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन को बाहर निकालना है, और ये स्टेप क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो ध्यान से अपनी कॉपी में देखिए जो कल लिखवाया था, स्टेप 3 देखिए, है क्या रिडक्शन, जाके देखो, है रिडक्शन टू मेटल। यहां पर मेटल ऑक्साइड को रिडक्शन टू फ्री मेटल में करेंगे। कैसे करेंगे इसके बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, एंजॉय कीजिए।